हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 12 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु। वैसे ये जो टॉपिक है वो आप 11th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, या कि कुछ बच्चे यहाँ पर आए होंगे 11th क्लास के सिलेबस को सीखने के लिए। आज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जो भी बच्चे हैं, यदि इसे लास्ट तक देखते हैं तभी आपको समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से हम हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं खींच सकते हैं और किस प्रकार से इस श्रेणी के अंतर्गत जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कैसे निकाली जाती है। सब कुछ हम डीप में चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है क्या। स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों? एक प्रकार से प्रतिदीप्त है। प्रतिदीप्त का मतलब एक प्रकार से चित्र है, अपने देसी भाषा में समझो चित्र है। ठीक है, जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें जब बादल से टकराती है तो इंद्रधनुष का निर्माण करती है, तो हमें कुछ रंग दिखाई देता है ना, वो एक प्रतिदीप्त है। ऐसे प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो 7 अवयवी रंग मिल जाते हैं, वो हमारी प्रतिदीप्त हैं। ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और फिर से वापस लौटते हैं तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो हमें प्रतिदीप्त दिखाई देती है। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है क्या? अवयवी रंगों का वर्णक्रम, यानी एक निश्चित क्रम में अवयवी रंगों का समूह आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। और उन्हीं का अध्ययन करके यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या की गई, जैसे लाइमर श्रेणी है ना, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट, फुंड, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तो आप लोगों ने समझा भाई साहब कि स्पेक्ट्रम है क्या, तो एक प्रकार से रंगों का क्रम है, प्रतिदीप्त है। अब ये हाइड्रोजन की बात कहाँ से आ गई? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे करेंगे? तो चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका नाभिक हो गया और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। मेन कहानी यहीं से शुरू हो रहा है। आप सोचोगे कि भाई मुद्दे पर चलें तो नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरा बेसिक नहीं समझोगे। ये पहला कोष हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा कोष है, क्योंकि कोष के आधार पर ही हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, जब तक आप पूरा विधिवत नहीं समझोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ये दूसरा कोष, फिर हम तीसरा कोष भी बना देते हैं, तो ये हमारा तीसरा कोष हो गया। अरे भैया, इसके बाद भी अगला कोष होगा। हाँ, चौथा कोष है। ठीक है, तो ये चौथा कोष हो गया। ठीक, ये हमने बना दिया चौथा कोष। ये परमाणु में भाई साहब नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ है। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले कोष में हो, नंबर ऑफ 1 मतलब पहला कोष, फिर n बराबर 2 मतलब दूसरा कोष, n बराबर 3 मतलब तीसरा कोष, n बराबर 4 मतलब चौथा कोष। इसको हम k बोलते हैं, इसको l, इसको हम m बोलते हैं, इसको n। ठीक है, KLMN इन कोषों का नाम है बच्चों। अब इसके पहले हमने कहा कि किसी भी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। किसी भी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो ये ऊर्जा का फार्मूला ही है भाई साहब, हमने निकाला है कि E बराबर है बच्चों, कितना हो जाता है? -me⁴ अपान 8। अब यहाँ पर कोष पर डिपेंड करता है कि कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h का स्क्वायर, इस पर डिपेंड करता है कि ये किसी भी कोष पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो बच्चों, जब मैं यदि बात करूं कि पहले कोष के लिए जब E1 की बात करूंगा तो आप कहोगे सर -me⁴ अपान 8 n1 का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आपका h का स्क्वायर। ये जो ऊर्जा है बच्चों, ये पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। अभी आप समझिए। अब जब मैं कहूंगा कि ऐसे ही दूसरे कोष के लिए भी होगा, बोलेंगे बिल्कुल सर, ये E2 हो जाएगा आपका माइनस में me⁴ डिवाइड बाय बच्चों 8n2 का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। कहीं ना कहीं
जब ये कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो हर कोष में इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। हर कोष में इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। थोड़ा समझते चलिएगा, तब आप समझ पाओगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि आज का पहले से मैं बता दिया बच्चों, जो टॉपिक है वो लेंदी है। आज कुछ बेसिक से हम हायर लेवल तक पहुंचेंगे। अब ये स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। कभी कभी ये क्या करता है कि भाई साहब एनर्जी ग्रहण किया और उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया, और फिर जब वो उच्च ऊर्जा से निम्न स्तर पर आता है तो विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जो कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का होता है। और इन्हीं रेखाओं को हम एक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब, पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला गया, कि भाई यहाँ से उछला और यहाँ पर चला गया, लेकिन ये फिर से वापस आएगा कि नहीं? तो जब वापस आएगा तो उस विकिरण को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिसको हम एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के माध्यम से देख पाते हैं। मतलब एक जो भी विकिरण होती है उनकी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। समझ गए? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यही होता है, उत्सर्जित करता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, अंदर की ओर कूदता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है, तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है बच्चों, उसकी एक तरंगदैर्घ्य, जिन विकिरण को उत्सर्जित करता है उसकी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। फिलहाल अभी समझे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या, कि भाई हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, मान लीजिए E2 से E1 में आ रहा है। हो सकता है E2 ऊर्जा वाले से E1 में ना आकर E3 वाले से, यानी n बराबर चौथे कक्षा से पहले में आ रहा है, हो सकता है तीसरे कक्षा से पहले में आ रहा, हो सकता है दूसरे से पहले में आ रहा, हो सकता है पहले से, है ना, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, वो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वही विकिरण एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का होता है, जिनके रेखाओं को हम स्पेक्ट्रम रेखा के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो मान लीजिए दो कोष लेकर चलेंगे और दोनों कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो जैसे मैंने कहा E1 में इतना था, E2 में इतना था, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो ये पता चलेगा कि भाई साहब इसकी ऊर्जा कितनी थी। मैंने आपको ये समझाया कि मान लीजिए मेरे पास ये E1 का एनर्जी है, मतलब पहले कोष का एनर्जी है, और यहाँ पे ये दूसरे कोष की एनर्जी है E2। अब जो भी यहाँ पे उत्सर्जित करेगा तो ये देखेंगे पहले कितना था और अब कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होगा वही उत्सर्जित हो जाएगा। भाई पहले कितना था, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो ये पता चलेगा कितना उत्सर्जित हुआ है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा, जैसे मान लीजिए उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो कितनी ऊर्जा की मात्रा वो उत्सर्जित करता है, ठीक है, कितनी ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित करता है बच्चों, यहां पर कैसे निकलेगा, यहां पर निकलेगा जो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं जब E का मान निकालूंगा तो कैसे करूंगा बच्चों, अधिक वाले में से। जैसे मैं कहता हूं E2 में अधिक है और E1 में अधिक है। पूरा कंप्लीट चीजें समझ में आएगी बच्चों, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। अब इस एनर्जी की मैं बात करूं, ये फोटान है विकिरण के रूप में, तो इसको हम h से दर्शाते हैं, और E2 को हमने कहा -me⁴ डिवाइड बाय 8n2 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगा दो बच्चों, -me⁴। अधिक वाले में से कम वाले को घटाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं कहता हूं बच्चों ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, इसको पहले लिख दूंगा और इसको बाद में लिख दूंगा। तो देखो me⁴ यहां भी है, ठीक है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, एप्सिलॉन नॉट वहां भी है, h² यहां भी है, वहां भी है। अब पहले माइनस माइनस प्लस वाले को पहले लिख दिया, तो 1/n1 का स्क्वायर, ये प्लस वाला पहले लिखेंगे ना, और 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फिलहाल ये जो आपका ऊर्जा है, ये कौन सा ऊर्जा है कि कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है,
भाई उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को रिलीज करेगा, और वो जो ऊर्जा रिलीज करेगा वो विकिरण के रूप में, विकिरण एच न्यू के बराबर होता है, प्लांक नियतांक के आधार पर आप समझते हो। तो हमने कहा ये E2 दूसरे कक्षा की ऊर्जा थी, ये पहले कक्षा की, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को पूरा हम नियतांक मानकर चलते हैं, इस वैल्यू को पूरा नियतांक मानकर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, मैंने आपको एक चीज समझाया, चूंकि यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो C बराबर म्यू लैम्डा होता है कि नहीं होता है, C बराबर म्यू लैम्डा होता है, इतना क्लियर। तो म्यू बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C अपान लैम्डा हो जाएगा, ये चीज तो सबको पता है। फिर से अगले पॉइंट को समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा कि चूंकि मान लीजिए विकिरण का तरंगदैर्घ्य, जो विकिरण उत्सर्जित होता है, विकिरण का तरंगदैर्घ्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, म्यू लैम्डा होगा कि नहीं होगा। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू बराबर C अपान लैम्डा। ये चीज क्लियर है, यहां तक तो सबको पता है, म्यू बराबर। और अभी हमने कहा कि एच न्यू जो है वो दोनों के डिफरेंस मतलब ME स्क्वायर अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर अपान 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर, इसके बराबर है। अब यहां पर बच्चों मैं यहां पर एक काम करता हूं, न्यू की जगह लिख सकता हूं C अपान लैम्डा, न्यू की जगह C अपान लैम्डा, ऐसा कर सकता हूं यहां तक। और यहां पर हो जाएगा 8 ME का पावर 4 था, ठीक है। और बच्चों आपका हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर अपान 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। ये काम आने वाला है, सोचेंगे लोग क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। H इधर जाएगा तो ME का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H का पावर 3 और 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। अब इस पूरे को R मान ले तो ये एक नियतांक हो जाता है, इस पूरे को R मान लें बच्चों, जैसे C को भी इधर ले जाएं, C को भी ले तो 1 बटा लैम्डा बचेगा, ME का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C H स्क्वायर और 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। और इस पूरे को R मान लें तो 1 अपान लैम्डा बराबर हो जाता है R 1 अपान N1 माइनस 1 अपान N2। जी हाँ, ये देखो ये तरंगदैर्घ्य आ गया, श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निकल कर आती है कि स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं मिलेंगी उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है बच्चों। तो इस फार्मूले के आधार पर तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। अभी हम आपको समय दे रहे हैं समझने के लिए, बाद में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है ऊंचे वाले में से आए, हो सकता है दूसरे वाले में से, हो सकता है तीसरे वाले से आए, तो कितना एनर्जी रिलीज करता है वो आपका यहां से निकल कर आया था कि E बराबर E2 में E1 को घटाते। तो इससे क्या हो जाता है, हम एक समीकरण निकाल लिए, वो समीकरण हमारा वो निकल कर आया, ठीक है, जो कि बच्चों किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य को बताता है। अब ये नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी यहां पर पूरा सिस्टमेटिक लिख के मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नोट्स में आपको मिलेगा। और नोट्स आप कैसे प्राप्त करोगे, तो कांटेक्ट नंबर बच्चों 9685299149 है, 9685 299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं विधिवत रूप से। 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। अब बच्चों जैसा कि अभी ये सारी कहानी तो शुरुआत थी, है नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कि किसी भी कक्षा की एक्चुअल में एनर्जी कितनी होती है, वो E बराबर होता है माइनस का 13.6 और फिर बच्चों आपका N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब N का मान 1 हो, यानी पहले कक्षा की जो ऊर्जा हो जाती है, N का मान 1 रखेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब N बराबर 2 बच्चों मतलब E1 के लिए जब 2 रखेंगे, 2 2 4 का भाग हो देंगे, ठीक है, तो माइनस 4 3 12 तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम 3 रखेंगे, ठीक है, तो 3 3 9 तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे जब हम
मतलब 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 का भाग देंगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। E5 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एनर्जी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लाइमर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड सब कुछ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। भले ही समय लग जाए बच्चों, लेकिन आज सीख के जाना है। सीख के बिना आप लोग इधर नहीं भटकोगे, इसलिए आप लोगों को समझना थोड़ा सा। और जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर कह दें कि अनंत की बात करें, अनंत, एन का मान अनंत रख दें, तो अनंत में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्या होता है कि एन का मान जब अनंत होगा तो किसी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम उसी क्रम को आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बच्चों। जिसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि इधर मैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लाइन खींचना है और इसको कुल ऊर्जा के रूप में दर्शाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले कोष की ऊर्जा -13.6 होती है, तो ये जो मैंने पहला कोष यानी पहला कक्षा बनाया, तो इसकी जो ऊर्जा कितनी होगी, तो आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है तो -13.6 सबसे ज़्यादा होती है ना बच्चों। इसके बाद दूसरी कोष होगी तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाएगी, इसको मैंने कहा कि ये दूसरी कोष है। ठीक है, ये दूसरी है बच्चों। इसके बाद तीसरी कोष होगी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आप तीसरी कोष दर्शा दो। फिर थोड़ी सी चौथी कोष, ठीक, चौथी कोष है ना। फिर पांचवी कोष, कितना करोगे, फिर आपका ये 6 नंबर का, ठीक है। फिर आपका भाई साहब अनंत हो जाएगा, फिर ये 7 नंबर का, फिर आपका अनंत हो जाएगा। अब ये जो है ये n बराबर 1 के लिए था नीचे का, फिर ये n बराबर 2 के लिए, फिर ये n बराबर 3 के लिए, ये n बराबर 4 के लिए, और n बराबर 5 के लिए, और n बराबर 6 के लिए, और n बराबर 7 के लिए। ये हमने कहा भाई ये ऊर्जा कोष है, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है और इनकी ऊर्जा अलग अलग कितनी है, तो इसका हमने कहा 3.4, इसका बच्चों हमने कहा -1.51, इसकी एनर्जी हमने आपको निकाल कर बताया था 0.85, वो भी माइनस में। इसकी एनर्जी में बात करूं तो माइनस में 0.54, फिर बच्चों इसकी एनर्जी माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.38, ठीक है, फिर माइनस में 0.28, फिर अनंत में 0। ये ऊर्जा का क्रम है। अब इनको अलग अलग मतलब एक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैसे हमारे सबसे पहले आए लाइमर साहब। लाइमर साहब ने ये बताया कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अन्य कोषों से निकल करके मतलब अपने पहले कोष तक पहुंचता है, अन्य कोषों से निकल करके पहले कोष तक पहुंचता है। और भाई साहब इनकी कहानी थी 1916 की बात, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है। भाई उच्च ऊर्जा स्तर मतलब दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5 में से, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहां तक पहुंचता बच्चों? पहले तक। मतलब ये आपका पहला कोष है तो दूसरे से पहले तक पहुंचा, ठीक है। और हो सकता है तीसरे से भी आया हो सकता है चौथे से भी आया हो, ठीक है, हो सकता है 5वें से भी आया हो, ठीक है, फिर आया है 6ठे से, और ये 7वें से। अनंत से आने की चेष्टा नहीं करता। तो ये किसकी श्रेणी बन रही है? लाइमर की श्रेणी बन रही है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा, तीसरे कक्षा, चौथे, 5वें से पहले कोष में आता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम लाइमर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस श्रेणी को सर्वप्रथम कब देखा गया? 1916 में लाइमर साहब ने देखा, इसलिए इसका नाम लाइमर श्रेणी कहा गया। और जब दूसरा श्रेणी बनेगा ना बच्चों, दूसरा श्रेणी ये है कि जब दूसरे कोष में आता है, दूसरे कोष में कैसे? ये तीसरे से आया दूसरे में, फिर चौथे से आया, ठीक, 5वें से आया, और 6ठे से आया, और ये 7वें से आया। तो ये कहानी है बामर श्रेणी की। मतलब बामर साहब ने इसे देखा 1885 में कि जब इलेक्ट्रॉन
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें से दूसरे कक्षा में आता है। यानी जब पहले कक्षा में आया, जब किसने देखा भाई साहब, लाइमर साहब ने। और भाई इसको और विस्तृत अध्ययन करने के लिए बामर साहब आए, उन्होंने देखा भाई साहब अब तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे कोष तक पहुंच जा रही है। इसके बाद तीसरे थे पाश्चन साहब। देखो भाई गले में खराश है, सीने में दर्द है, सर्दी जुकाम है, सॉरी माफी चाहता हूं डिस्टर्ब ना करने के लिए, अरे डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस परिस्थिति में भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आप भी यदि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मजा नहीं आता है। अब देखो अगले हमारे पाश्चन साहब आए, बोले भाई तुम यहां तक बताए हो, हम और आगे बताते हैं। बोला उन्होंने क्या कि अब तीसरे कोष में यदि इलेक्ट्रॉन आए, कहां पहुंचे, तीसरे कोष में, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, ऐसा ही क्रम तो हो सकता है। फिर आए ब्रैकेट साहब। ब्रैकेट साहब ने कहा कि भाई चौथे में यदि इलेक्ट्रॉन आए, किसमें आए, चौथे में इलेक्ट्रॉन आए, उल्टा कर दिया, कहे चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा करो और इसको ऐसा कर दो, अब ठीक है, इसको भी बना रहने दो भाई। फिर लास्ट हमारे साहब आए फुंड साहब। फुंड साहब ने बताया कि ये क्रम और ये क्रम हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना, मेंटेन कर लेना, ये है ही नहीं है, तो चलो गायब कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका एक श्रेणी बन गया है और इसको एग्जाम में भी बनाने को आता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं। अभी जो पहला श्रेणी कहलाया बच्चों, ये हमारा है लाइमर श्रेणी। लाइमर गड़बड़ लिख दिए ना, चलो भाई ये लाइमर श्रेणी है, क्योंकि लाइमर साहब द्वारा दिया गया इसलिए लाइमर श्रेणी बोलेंगे। इसे बामर द्वारा दिया गया, बामर श्रेणी, सही है। इसे पाश्चन द्वारा दिया गया, जिसे हम पाषाण भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे पाषाण श्रेणी। फिर बच्चों ये जो था ये ब्रैकेट द्वारा दिया गया, इसलिए ब्रैकेट श्रेणी। और ये फुंड द्वारा दिया गया तो फुंड श्रेणी, ठीक है। ये इनका श्रेणी है, इनके नाम के आधार पर हम इनको देते हैं भाई साहब, इनका नाम था इसलिए ऐसा हमने बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल एनर्जी का क्रम भी मैंने बता दिया कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, तभी ये चीज गणना कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है तो रिडबर्ग नियतांक का मान r और 1/n1 माइनस 1/n2 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर रिडबर्ग नियतांक कहाँ से आएगा, तो जो r हमने माना था ना, उसी से रिडबर्ग नियतांक का मान निकल कर आता है, जो लगभग होता है r बराबर 1.03 गुणे 10⁻⁷, ठीक है, मीटर इनवर्स, ठीक है, प्रति मीटर। ये रिडबर्ग नियतांक का मान है। इसी मान से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन से प्राप्त जो हमारे पास विकिरण है उनकी तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? अब जैसे आप लोगों को लगेगा कि सर लिखेंगे कैसे, तो पहला जो श्रेणी आया हमारा वो लाइमर श्रेणी, ये देखिए। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, अर्थात N2 बराबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से N1 तक, ठीक है, N2 बराबर 2 4 6 2 3 4 5 6 से N1 तक, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इन श्रेणियों को हम लाइमर श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर समझिए आप कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर पर, ठीक है, अर्थात N2 बराबर 2 3 4 5 6 से N1 बराबर 1 में आती है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती हैं और इन श्रेणियों को हम लाइमर श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिनके आधार पर हम तरंगदैर्घ्य की गणना करना चाहे तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ही लिखना है। ठीक है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को सन कब देखा गया लाइमर श्रेणी द्वारा, तो 1916 में। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1916 में देखा गया। कब देखा गया बच्चों? 1916 में देखा गया, इतना ही लिखना है। जब बात आती है बामर श्रेणी की, तो इसको देखा गया सन 1885 में। कब देखा गया? 1885 में।
तो इसको कैसे लिखोगे? ये तो क्लियर है, सबको पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आती है तभी स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर मतलब n बराबर 3, 4, 5 से कहां पर आता बच्चों? N2 पर आता है। ठीक है, जब जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर मतलब 3, 4, 5, 6 से, ठीक है, और N2 पर आता है मतलब इस पर आता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं और इन श्रेणी को बामा श्रेणी के नाम से जानते हैं। बस ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य, सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य याद करने की जरूरत नहीं है, यदि एग्जाम में आता बच्चों तो इतना काफी है। जब हम पाषाण श्रेणी की बात करते हैं, जिसे पाश्चन के नाम से जानते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर मतलब हमारा n बराबर 4, 5, 6, 7 से तीसरे में आता है, ठीक है, तीसरे में आता है बच्चों, ये तीसरे कोष में नहीं, तीसरे ऊर्जा स्तर पर आता है, तो अवरक्त क्षेत्र में इनकी उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी है वो उस अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है और इस श्रेणी को हम पाश्चन श्रेणी के नाम से जानते हैं। बाकी ये फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, हम अभी और आपको बताएंगे। इसी प्रकार से यदि पाषाण श्रेणी की बात करें तो आप लोग इसमें तरंगदैर्घ्य में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लगभग 18,752 एंगस्ट्रॉन का होता है। अरे हो गए, तरंगदैर्घ्य याद करने की जरूरत नहीं है भाई, तरंगदैर्घ्य आप ना भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। ऐसे ही जब हम ब्रैकेट की बात करते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या होगा, कहां पे आता है? ब्रैकेट में n बराबर 4 पे आता है, मतलब 5, 6, 7 से 5 में आता है। तो ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं दूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ती हैं। कहां पड़ती बच्चों? दूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, और जब हम फुंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब 5वें ऊर्जा स्तर पर संक्रमण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें संक्रमण पर, यहां पर मतलब 5वें संक्रमण ऊर्जा स्तर पर आता है। आप कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या बाकी गए? कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी हम समझाएंगे, हम समय लेंगे, आपका पूरा समय लेंगे। कहने का मतलब ये था कि जो पहले हमने बात की लाइमर की, क्या लाइमर की, तो भाई N2 से इलेक्ट्रॉन आना शुरू किया। ये जो N2 का मान हो सकता है दूसरे कोष से, तीसरे कोष से, चौथे कोष से, 5वें कोष से, और N1 में आया, N1 मतलब पहले कोष में। ठीक है, ये चीज क्लियर। लाइमर श्रेणी को कब देखा गया बच्चों? तो सन 1916 में। कब देखा गया? 1916 में। ठीक है, लाइमर श्रेणी को। ठीक, इसके लिए हम तरंगदैर्घ्य का सूत्र वही लगाएंगे, 1/λ = r 1/n1 - 1/n2। अब यहां पर डिपेंड ये करेगा कि कौन से कोष से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, बाकी r का मान तो आपको सबको पता है, 1.03 × 10⁻7। ये चीज है, ये लाइमर के लिए है। किसके लिए? लाइमर के लिए। अब जब बामर श्रेणी की बात करते हैं, समझिएगा, बामर श्रेणी की बात करते हैं तो N2 बराबर मतलब तीसरे से, चौथे से, 5वें से, आगे से, और N1 मतलब 2 में आ रहा है। किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। ध्यान रखना, तरंगदैर्घ्य हम निकालेंगे वही फार्मूला, 1/n2 का स्क्वायर - 1/n1 का स्क्वायर। यहां पर N1 का मान 2 क्यों? क्योंकि दूसरे कोष पे आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे पे आ रहा है, इसलिए N1 का मान हमारा 2 होगा। हर एक में अलग अलग क्यों सर? ये हम नहीं सह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा। जब पाषाण श्रेणी की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर जो N2 का मान है वो तीसरे पे आ रहा है, चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से और अनंत तक, और N1 का मान है किस में आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बामर श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पड़ती थी और पाषाण में यानी पाषाण श्रेणी में अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। कहां बच्चों? अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, अवरक्त क्षेत्र में। ऑब्जेक्टिव भी यहां से बहुत बनता है। ठीक है, कि भाई लाइमर श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस क्षेत्र में? परावैंगनी क्षेत्र में। बामर श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाएं का क्षेत्र क्या है? तो दृश्य क्षेत्र है। पाषाण श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की क्षेत्र क्या है? अवरक्त क्षेत्र है। और जब ब्रैकेट की बात करते हैं बच्चों तो दूर अवरक्त क्षेत्र है। जब फुंड की बात करते हैं तो अति दूर अवरक्त क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे ही आगे कहानी बढ़ता जाएगा, ऐसे आगे कहानी बढ़ता जाएगा। जब हम बात करते हैं ब्रैकेट की, पाषाण तक हो ही गया था। ब्रैकेट की जब बात करेंगे तो N2 का मान कहां से आ रहा है?
5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, और n1 का मान आएगा कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही फुंड का आगे चल करके n1 का मान यहां पे 5 हो जाएगा। तो इस क्रम से इसका तरंगदैर्ध्य आप निकाल सकते हो। तो पूरा सिस्टमेटिक आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की। ये एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से एनर्जी है। इस पे भी हम वैल्यू पुट कर देना बच्चों टोटल एनर्जी में। जैसे E1 और E2 का मान हमने बताया था, ये आपका है E एनर्जी, यहां पर M यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस कक्षा के लिए बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, प्लांक नियतांक का मान, इसका मान रख दोगे तो आप ऑलरेडी प्राप्त कर सकते हो। और इसके पहले लेक्चर मैंने कराया था, विधिवत आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं कि उसे आप लोग देख लिए होंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको नोट्स लेना है तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक ना बच्चों बिना नोट्स के आपको समझ में नहीं आएगा, और नोट्स में प्रॉपर रूप से लिखा मिलेगा ताकि आप लोगों की विधिवत तैयारी भी हो सके। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में जुड़ लें, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। हमारे सी कोचिंग क्लासेस के ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।